Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series, which is based on comparison or differences, I'm going to deliver my talk on differences between DNA and RNA. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, तुलनात्मक आधारित या यूं कहें कंपैरिजन बेस्ड जितने भी डिफरेंस के वीडियो पॉसिबल होंगे उस पे मैं नियमित अंतराल से आपसे मैं शेयर करता रहूंगा। आज की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में डीएनए और आरएनए में मुख्य क्या क्या डिफरेंसेस है उस पे मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द मेन डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड्स हैं। DNA stands for deoxyribose nucleic acid, RNA stands for ribose nucleic acid। अब इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है वो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप में आपसे शेयर करूंगा। DNA इज मेनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। DNA जो होता है ये मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। इसको एक प्रकार से न्यूक्लियर मटेरियल के रूप में काउंट किया जाता है। लेकिन RNA जो होता है, RNA is mainly present in cytoplasm, in ribosome and in nucleolus। तो RNA जो होता है ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, केंद्रिका में पाया जाता है, और राइबोसोमल RNA जो होता है वो राइबोसोम से पाया जाता है। जबकि DNA जो होता है ये मुख्यतः केंद्रक में प्रेजेंट है, और केंद्रक में भी जो क्रोमोसोम्स हैं उसके प्रेजेंट हैं। कुछ मात्रा DNA की माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA के रूप में भी काउंट कर सकते हैं। DNA एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल। DNA जो है ये आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। लेकिन RNA जो होता है, RNA प्लांट वायरस में RNA जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। लेकिन बाकी जो यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल DNA होता है। और RNA में विशेषकर जो मैसेंजर RNA होता है वो आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, क्योंकि इस कई वायरस ऐसे भी हैं जिसमें जिनको रेट्रोवायरस बोलते हैं। उन रेट्रोवायरस में RNA है वो जेनेटिक मटेरियल है, और ये रेट्रोवायरस RNA से DNA का संश्लेषण कर सकते हैं। ये घटना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से या टर्मिनिज्म के नाम से जानी जाती है। DNA इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। DNA जो होता है ये डबल हेलिक्स का बना होता है, यानी इसमें दो स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं, दो फिलामेंट्स पाए जाते हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, लेकिन एक दूसरे के एंटी पैरेलल रूप में वो अरेंज होते हैं। जबकि RNA जो है ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है, सिंगल स्ट्रैंड की स्ट्रक्चर है, कुछ अपवादों को छोड़कर। लेकिन कई बार RNA के अंदर इंट्रामोलिकुलर पेयरिंग हो जाती है, उसके कारण हेयर पिन जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है जो दिखने में डबल स्ट्रैंड होती है, लेकिन वास्तव में डबल स्ट्रैंड नहीं है। उसको हेयर पिन लूप के नाम से जाना जाता है। और हेयर पिन लूप कहाँ बनेंगे? जहां जहां पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्रेजेंट हो। पूरक श्रृंखला यदि पास पास में प्रेजेंट होती है तो वहां पर इनमें इंटरमोलिकुलर पेयरिंग होने के कारण डबल बॉन्डिंग जो होती है वो बन जाती है। लेकिन वैसे देखें तो ये सिंगल स्ट्रैंड की स्ट्रक्चर ही होती है। इन DNA बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल। DNA में जो दोनों जो रज्जु है, दोनों फिलामेंट हैं, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रतिपार्श्विक होते हैं। बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। कई बार समटाइम्स RNA शोज हेयर पिन स्ट्रक्चर। तो कई बार ये मैंने बताया कि इंटरमोलिकुलर पेयरिंग के कारण RNA में बालों में जो पिन होती है, हेयर पिन जैसी स्ट्रक्चर इसकी बच जाती है, लेकिन उसको डबल स्ट्रैंड के रूप में अपन काउंट नहीं करें, क्योंकि उसमें RNA का जो फिलामेंट है वो कॉन्टिन्यूअस है। इन DNA शुगर इज डीऑक्सीराइबोस। RNA में जो शुगर है, पेंटो शुगर है, वो डीऑक्सीराइबोस होती है, जबकि इन RNA शुगर इज राइबोस। RNA में जो पेंटो शुगर है ये राइबोस शर्करा के रूप में होती है।
In DNA, nitrogen bases are adenine, thymine, guanine, cytosine. डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस है वो एडेनिन के रूप में है, थाइमिन के रूप में है, ग्वेनिन के रूप में है, साइटोसिन के रूप में है। जबकि आरएनए में जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उसमें एडेनिन है, थाइमिन जनरली नहीं पाया जाता है और थाइमिन के स्थान पर यहाँ यूरासिल उपस्थित होता है। इसके अलावा इसमें ग्वेनिन है, इसमें साइटोसिन है। तो डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस एडेनिन, थाइमिन, ग्वेनिन, साइटोसिन, जबकि आरएनए में नाइट्रोजन बेसिस एडेनिन, यूरासिल, ग्वेनिन, साइटोसिन। In DNA, purine and pyrimidine are equal in content. डीएनए में प्यूरिन और pyrimidine की मात्रा बराबर होती है। But in case of RNA, purine and pyrimidine are not always equal. आरएनए में प्यूरिन और pyrimidine की मात्रा लगभग इक्वल नहीं होती है। हाँ, ट्रांसफर आरएनए के केस में प्यूरिन और pyrimidine की अमाउंट है वो बराबर हो सकती है। इसीलिए ट्रांसफर आरएनए के अंदर सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन बनता है जिसको क्लोवर-लीफ मॉडल बोलते हैं। और प्यूरिन और pyrimidine जब इक्वल कंटेक्ट में होते हैं तो उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर पेयरिंग होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। डीएनए बेस कंपोजिशन ऑफ एडेनिन अपॉन थाइमिन बराबर ग्वेनिन अपॉन साइटोसिन बराबर 1। यानी डीएनए में एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर होती है, ग्वेनिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। और ये जो रेशो है इसको चारगाफ रूल भी बोलते हैं। चारगाफ रूल क्या बोलता है कि डीएनए में प्यूरिन और pyridine की मात्रा है वो बराबर है। बट इन केस ऑफ आरएनए दिस रेशियो नेवर एग्जिस्ट। लेकिन आरएनए में ये जो अनुपात है ये जनरली देखने को नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ डीएनए चारगाफ रूल इज एप्लीकेबल। डीएनए में चारगाफ का नियम है वो लागू होता है। बट इन केस ऑफ आरएनए चारगाफ रूल इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि आरएनए में प्यूरिन और pyrimidine का रेशो बराबर नहीं है। In DNA, number of nucleotide is approximate 42 लाख। डीएनए में नाइट्रोजन बेस की जो संख्या है, न्यूक्लियोटाइड की संख्या है, यह लगभग 42 लाख के आसपास होती है। बट इन केस ऑफ आरएनए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज 12,000। लेकिन आरएनए के संदर्भ में देखें तो न्यूक्लियोटाइड की संख्या लगभग 12,000 के आसपास होती है। और इसमें भी ट्रांसफर आरएनए है वो सबसे छोटा होता है, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए में तो यो मान के चलो कि 70 से लेके 95 तक नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। और प्रत्येक टीआरएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में अंतराल, ये हमेशा फिक्स होता है। और आप कोई भी ट्रांसफर आरएनए उठा के देख लो, उसमें पहला जो न्यूक्लियोटाइड होगा 5वें सिरे पर वो हमेशा ग्वेनिन होता है और तीसरे सिरे पर हमेशा साइटोसिन, साइटोसिन एडेनिन यानी CCA उसकी ये टेल पाई जाती है जो अनपेयर्ड होती है, किसी भी बॉन्डिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं करती है। इन डीएनए कॉइलिंग एंड बेस पेयरिंग इज इन होल लेंथ। तो डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेस का जो युग्मन है, पेयरिंग है, वो डीएनए की पूरी लंबाई में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि डीएनए का कुछ पर डबल स्ट्रैंड हो गया, कहीं पर लूप बन गए, कहीं पर सिंगल स्ट्रैंड हो गए, कहीं पर अनपेयर्ड सीक्वेंस रहेगी, ऐसी संभावनाएं बहुत कम रहती है। हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है, रेप्लिकेशन होता है तो एक डीएनए में जो नई जब कॉपी बनती है तो एक डीएनए का पार्ट है वो अनपेयर्ड रह जाता है। तो कई बार उस अनपेयर्ड पार्ट की रिपेयरिंग हो जाती है और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बन जाती है टीलोमेरेज एंजाइम के द्वारा, टीलोमेरेज रिपेयरिंग के द्वारा। लेकिन ये देखा गया है कि जो जो आदमी की आयु बढ़ती है, जो जो सेल्स बूढ़ी होती है, जो जो सेल की डिवीजन कैपेसिटी धीरे धीरे डिक्लाइन होती है, ये टीलोमियर जो होता है ये छोटा होता जाता है और एक निश्चित लंबाई का होने के बाद में उस सेल में डिवीजन की कैपेसिटी कम हो जाती है, वो कोशिकाएं बूढ़ी हो जाती है और उन कोशिकाओं की लास्ट में मृत्यु होती है। बट इन केस ऑफ आरएनए कॉइलिंग एंड बेस पेयरिंग इज नॉट इन होल लेंथ। लेकिन आरएनए में कुंडलिंग और बेस पेयरिंग ये संपूर्ण लंबाई में नहीं पाई जाती है। डीएनए में भी ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, ई टाइप एंड जेड टाइप। और डीएनए का जो क्लासिफिकेशन है ये हेलिकल कॉइलिंग की बेसिस पे है। इसमें कुछ डीएनए ऐसे हैं जिसके अंदर क्लॉकवाइज कॉइलिंग है, कुछ डीएनए ऐसे हैं जिसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज कॉइलिंग है। तो इसमें जेड डीएनए जो होता है ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। बाकी ए, बी, सी, डी, ई इन सभी के अंदर
राइट हैंडेड कॉइलिंग मिलती है, या यूं कहीं क्लॉकवाइज कॉइलिंग मिलती है। आरएनए में भी एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। और आरएनए के जो मुख्य प्रकार है फंक्शन की बेसिस पे, उसमें मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है और राइबोसोमल आरएनए है। इन डीएनए रीनेचुरेशन इज स्लो एंड इनकम्प्लीट। तो डीएनए के अंदर वापस प्राकृतिक अवस्था में आने की जो फिनोमिनन है वो मंदी होती है और इनकम्प्लीट होती है। बट इन केस ऑफ आरएनए रीनेचुरेशन इज स्लो बट कंप्लीट। तो आरएनए के अंदर रीनेचुरेशन है, वो स्लो तो होता है लेकिन कंप्लीट टाइप का है। यानी मान लिया अल्ट्रावायलेट रेज के कारण डीएनए में कोई चेंजिंग हो गई, टेम्परेचर के कारण डीएनए में कोई विकृति आ गई, तो उस विकृति की रिपेयरिंग तो होती है लेकिन वो इनकम्प्लीट टाइप की है। लेकिन आरएनए में जो रिपेयरिंग होती है वो कंप्लीट होती है। हालांकि रिपेयरिंग की स्पीड इसमें स्लो रहती है, क्योंकि अपनी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड के रिपेयरिंग के सिस्टम भी है, वो भी प्रेजेंट है। जेनेटिक इंफॉर्मेशंस आर प्रेजेंट इन डीएनए। तो जितनी भी आनुवंशिक सूचनाएं होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रोपेगेट होती है, वो डीएनए के अंदर ही निहित होती है। इन एमआरएनए कोडिंग इंफॉर्मेशंस आर प्रेजेंट। लेकिन मैसेंजर आरएनए के अंदर कोडिंग श्रृंखलाएं हैं वो पाई जाती है। और यूकैरियोट के केस में देखें तो मैसेंजर आरएनए में एक्सॉन और इंट्रॉन श्रृंखलाएं उपस्थित होती है। एक्सॉन श्रृंखलाएं हैं उसके अंदर कोडिंग बेसेस है और इंट्रॉन के अंदर कोडिंग बेसेस नहीं होता है। इन डीएनए लाइफ स्पान ऑफ डीएनए इज लॉन्ग। डीएनए की जो जीवन अवधि है, लाइफ स्पान है, ये लंबा होता है। बट इन केस ऑफ आरएनए लाइफ स्पान इज वेरी शॉर्ट। और कई बार तो मैसेंजर आरएनए जो होता है इसकी हाफ लाइफ तो 2 मिनट से भी कम होती है। और जबकि यूकैरियोट में प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है यानी ट्रांसलेशन का प्रोसेस, वो करीब 2 घंटे बाद में होता है। अब क्वेश्चन है कि इस आरएनए को 2 घंटे तक जीवित कैसे रखा जाए। उस केस में आरएनए के अंदर क्या होता है कि 5वें सिरे पर मिथाइलेशन की प्रक्रिया होती है जिसको कैपिंग बोलते हैं। और आरएनए के 5 टर्मिनल पर जब मैथिल ग्रुप अटैच हो जाता है तो 5 एक्सोन न्यूक्लियस एंजाइम इसका डाइजेशन नहीं कर पाता है। और ये मिथाइलेशन एक्सटर्नल टाइप का भी होता है, इंटरनल टाइप का भी होता है। तो आरएनए की हाफ लाइफ कम है लेकिन मिथाइलेशन के द्वारा इसकी अर्धायु को बढ़ा दिया जाता है। डीएनए क्वांटिटी इज कांस्टेंट। और एक सेल में डीएनए की जो मात्रा होती है, पूरी बॉडी में जो डीएनए की मात्रा होती है, ये लगभग कांस्टेंट होती है। और ऐसा मानते हैं कि पूरी बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिक कंटेंट है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसका लगभग 1% डीएनए पूरी इंटायर बॉडी के अंदर पाया जाता है। बट इन केस ऑफ आरएनए इट्स क्वांटिटी इज वेरिएबल। लेकिन आरएनए के संदर्भ में इसकी जो मात्रा है ये परिवर्तनशील होती है, वेरिएबल टाइप की होती है। डीएनए इट इज रेड बाय पॉलीमरेज। डीएनए रेप्लिकेशन जब भी होगा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा है, या इसकी रीडिंग की जो प्रोसेस होती है 5 to 3 टर्मिनल, ये रीडिंग पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा संपादित होती है। लेकिन आरएनए के संदर्भ में आरएनए के अंदर जो कोडॉन है, नाइट्रोजन बेस है, उसकी रीडिंग राइबोसोम्स के द्वारा होती है। रीडिंग का पैटर्न है वो अलग हो सकता है। कई केसेस में आरएनए कांस्टेंट रहता है, राइबोसोम 5 to 3 टर्मिनल मूवमेंट करता है। कई बार राइबोसोम कांस्टेंट रहता है और डीएनए 5 to 3 टर्मिनल मूवमेंट करता है। लेकिन रीडिंग होगी हमेशा 5 टर्मिनल टू 3 टर्मिनल। तरीके इसके अलग हो सकते हैं। कुछ केस में एमआरएनए कांस्टेंट है, राइबोसोम मूवेबल है। कुछ केस में राइबोसोम कांस्टेंट है, एमआरएनए मूवेबल है। इन केस ऑफ डीएनए रीडिंग इज ऑलवेज इन 3 to 5 डायरेक्शंस। तो डीएनए में जो रीडिंग है वो तीसरे सिरे से 5वें सिरे की तरफ चलती है। बट इन केस ऑफ आरएनए रीडिंग इज परफॉर्म्ड इन 5 to 3 डायरेक्शंस। लेकिन आरएनए के संदर्भ में जो कोडॉन की जो इंफॉर्मेशन है वो 5वें सिरे से तीसरे सिरे की तरफ पढ़ी जाती है। डीएनए नेचुरल डीएनए इज नॉट कैटालिटिक। तो प्राकृतिक डीएनए जो होता है ये कैटालिटिक प्रकार का नहीं होता है, यानी एंजाइम के रूप में काम नहीं करता है। लेकिन आरएनए जो होते हैं ये एंजाइम के रूप में काम कर सकते हैं। और इस तरह के जो आरएनए मॉलिक्यूल जो एंजाइम का काम करते हैं उनको राइबोजाइम के नाम से जाना जाता है। सो नेचुरल डीएनए इज नॉट कैटालिटिक
बट नेचुरल आरएनए इज कैटालिटिक। डीएनए जो है ये सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट रेज। डीएनए जो है ये पराबैंगनी किरणों के प्रति काफी संवेदी होता है, और अल्ट्रावायलेट रेज के कांटेक्ट में आने से डीएनए के अंदर म्यूटेशंस हो जाता है, डीएनए के अंदर डैमेज हो जाता है, और उसकी फिर कोशिकाओं के अंदर रिपेयरिंग की जाती है। बट इन केस ऑफ आरएनए सम रेजिस्टेंट टू अल्ट्रावायलेट रेज। लेकिन आरएनए जो होता है ये पराबैंगनी किरणों के प्रति थोड़ा प्रतिरोधी होता है, उसमें अंदर रेजिस्टेंट पावर है वो पाई जाती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है डीएनए में और आरएनए में जो मैंने आपसे शेयर किया है। इसमें एक अगला वीडियो में टाइप्स ऑफ डीएनए पे आपके लिए प्रिपेयर करूंगा। जो अभी मैंने बताया कि डीएनए क्लॉकवाइज भी होता है, एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज डीएनए वो तो जेड डीएनए के नाम से जाना जाता है, और क्लॉकवाइज डीएनए में ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ई डीएनए। तो इन सभी डीएनए के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है कि इसमें हेलिक्स लेंथ कितनी है, हेलिक्स की चौड़ाई कितनी है, एक हेलिक्स में कितने नाइट्रोजन बेस है शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में कितना बॉन्ड एंगल है, उन सभी पे फोकस करते हुए एक व्याख्यान में आपके लिए शीघ्र ही शेयर करूंगा। और इसी तरह आरएनए के अंदर एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, इन तीनों में मुख्य मुख्य डिफरेंसेस क्या है, एक छोटा वीडियो में उस पर भी आपसे मैं शेयर करूंगा। तो विद्यार्थियों की काफ़ी डिमांड को देखते हुए परीक्षा की दृष्टि से ये कंपैरिजन बेस्ड वीडियो में आपके लिए जो मान के चलो रोजाना, लगभग रोजाना एक वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। और इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स के मध्य, अपने फ्रेंड सर्कल के मध्य शेयर करें। और आपने यदि चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अंत में हमारे कॉलेज की तरफ से, हमारे महाविद्यालय की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली thankful to you. I'm highly grateful to you for listening this lecture. Have a good day. Have a great day. Thank you very much.